नमस्कार। आज हम समुद्री सुरक्षा के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स के जरिए हमें कॉलरेग्स यानी कोलिजन रेगुलेशंस, जो समुद्र में टक्कर रोकने के नियम हैं, उनकी गहरी जानकारी मिली है। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस रहेगा नियम 9 पर। ये खास तौर पर संकरे समुद्री रास्तों, जिन्हें नैरो चैनल्स या फेयरवेज कहते हैं, उनके लिए हैं। हाँ, और ये नियम इतने जरूरी इसलिए हैं, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ जहाजों के पास चलने फिरने की, मैन्यूअर करने की जगह बहुत कम होती है। सही। और सोचिए, स्रोत बताते हैं कि इन जगहों पर जो टक्करें होती हैं, उनमें से करीब 40% सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि इस नियम 9 को ठीक से फॉलो नहीं किया गया। 40%, ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। मतलब एक अकेला नियम इतना असर डालता है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि कितना क्रिटिकल है। थोड़ी सी चूक और नतीजा भयानक हो सकता है। तो फिर आज हमारा मकसद एकदम साफ है, इन नियमों को, जो थोड़े जटिल लग सकते हैं, उन्हें आसान भाषा में समझना, ताकि ये पता चले कि इन तंग समुद्री रास्तों में सुरक्षित नेविगेशन कैसे सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत क्या है इन संकरे रास्तों यानी नैरो चैनल्स के लिए? नियम 9 का पहला हिस्सा क्या कहता है? नियम 9A ये सबसे बेसिक है। ये कहता है कि जब भी कोई जहाज किसी संकरे चैनल या फेयरवे में चल रहा हो, तो उसे जितना हो सके चैनल की बाहरी सीमा, जो उसके दाहिने हाथ यानी स्टारबोर्ड साइड पर पड़ती है, उसके पास रहना चाहिए। अच्छा, स्टारबोर्ड साइड यानी दाहिनी तरफ। हाँ बिल्कुल। जैसे हम भारत में सड़क पर बाईं ओर चलते हैं, वैसे जहाजों को चैनल के अंदर दाहिनी ओर चलना है, अपने लेन के दाहिने किनारे के पास। तो ये सड़क के नियम का ठीक उल्टा हो गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो जहाज आमने सामने से आ रहे हों, तो वो दोनों अपने अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ेंगे ताकि सुरक्षित रूप से पास हो सकें। बिल्कुल सही। इसे पोर्ट टू पोर्ट पासिंग कहते हैं, यानी दोनों का बायां साइड एक दूसरे के सामने से गुजरेगा, क्योंकि दोनों अपने दाहिने किनारे पर हैं। ये एक तरह से पानी पर ट्रैफिक का नियम है, जिससे एक व्यवस्था बनी रहती है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। समझ गई। ये व्यवस्था और प्रेडिक्टेबिलिटी ही शायद सुरक्षा की कुंजी है इन हालात में। आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन इन चैनलों में सिर्फ बड़े जहाज तो होते नहीं, कई बार छोटी नावें भी होती हैं, जैसे मछली पकड़ने वाली किश्तियां या फिर सेल बोट्स। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। उनके लिए क्या नियम है? क्या उन पर भी यही सब लागू होता है या कुछ अलग है? उनके लिए नियम 9B खास तौर पर ध्यान देने वाला है। ये कहता है कि जो जहाज 20 मीटर से कम लंबे हैं या सेलिंग वेसल्स, पाल वाली नौकाएं, उन्हें ऐसे किसी भी जहाज के सुरक्षित रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिए, जो मजबूरी में सिर्फ उसी चैनल के अंदर ही सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकता है। अच्छा, मतलब बड़े जहाजों के रास्ते में ना आए। हाँ, क्योंकि बड़े जहाजों को, जैसे टैंकर या बल्क कैरियर, उनको अक्सर ज्यादा गहरे पानी की जरूरत होती है, जो चैनल के बीच में ही मिलता है, और वो आसानी से मुड़ भी नहीं सकते। उनकी मैन्यूवरिंग बहुत सीमित होती है। तो ये जिम्मेदारी छोटे, ज्यादा फुर्तीले जहाजों पर है कि वो बड़े जहाजों का रास्ता साफ रखें, उन्हें हट जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक बड़ा टैंकर चैनल में आ रहा है, तो छोटी नाव या सेल बोट को ये देखना है कि वो उसके रास्ते से हट जाए, उसे अपना कोर्स बदलने पर मजबूर ना करे। ये छोटे जहाज की जिम्मेदारी है, बड़े की नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर लगता है कि बड़ा जहाज शायद रास्ता दे देगा। नहीं, यहाँ नियम स्पष्ट है। सुरक्षा के लिए छोटे जहाज को हटना होगा। ठीक है। अच्छा, और अगर किसी जहाज को चैनल पार करना हो, तो मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो, जैसे किसी पोर्ट में एंट्री के लिए या कहीं और जाने के लिए, उसके लिए नियम 9C है। ये कहता है कि चैनल को क्रॉस करना, यानी आर पार जाना, तभी ठीक है जब इससे चैनल में सीधे चल रहे किसी दूसरे जहाज के सुरक्षित रास्ते में कोई बाधा ना आए। मतलब बाधा ना आए से क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये कि जो जहाज चैनल के साथ साथ चल रहा है, उसे क्रॉस करने वाले जहाज की वजह से अपनी गति या दिशा बदलने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो बाकी ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई फेरी बोट है जो चैनल क्रॉस कर रही है, और दाहिनी ओर से यानी चैनल के अंदर से एक बड़ा कार्गो जहाज आ रहा है। हाँ। तो इस स्थिति में फेरी को क्या करना चाहिए? नियम 9C के हिसाब से फेरी को रुकना होगा या अपनी गति इतनी धीमी करनी होगी कि वो कार्गो जहाज के रास्ते में ना आए। उसे कार्गो जहाज को पहले निकलने देना होगा। कार्गो जहाज को रास्ता बदलने या धीमा होने पर मजबूर करना खतरनाक हो सकता है और नियम के खिलाफ भी है। समझ गई। यानी क्रॉसिंग वाले जहाज की जिम्मेदारी है कि वो मेन ट्रैफिक फ्लो में बाधा न डाले। एकदम सही। अब बात करते हैं
ओवरटेकिंग की, यानी किसी आगे चल रहे जहाज से आगे निकलने की। ये नियम 9D और 9E में कवर होता है। हाँ, ये भी जरूरी है। संकरे रास्ते में ओवरटेक करना तो वैसे भी मुश्किल लगता है। मुश्किल और जोखिम भरा भी है। इसलिए नियम कहता है कि ओवरटेकिंग तभी की जानी चाहिए जब आगे वाला जहाज जिसे ओवरटेक किया जा रहा है वो सुरक्षित रूप से रास्ता दे सके, और सबसे जरूरी उसकी सहमति लेनी होगी। सहमति मतलब बाकायदा पूछना पड़ेगा? ये कैसे होता है? कोई फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं नहीं, फॉर्म नहीं। इसके लिए खास साउंड सिग्नल्स होते हैं। मतलब पानी पर जहाजों की अपनी एक भाषा है, सीटी बजाकर बात करने की। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। कैसे सिग्नल? जैसे अगर आपको किसी जहाज को उसके स्टारबोर्ड दाहिनी साइड से ओवरटेक करना है तो आपको 2 लंबी सीटी और उसके बाद एक छोटी सीटी बजानी होगी। 2 prolonged blasts followed by 1 short blast। ओके, 2 लंबी, 1 छोटी। हाँ, और अगर पोर्ट बाईं साइड से ओवरटेक करना है तो 2 लंबी और 2 छोटी सीटी। 2 prolonged blasts followed by 2 short blasts। ये आपकी नीयत बताता है। और फिर आगे वाला जहाज वो कैसे बताएगा कि हाँ ठीक है निकल जाओ या नहीं अभी रुको? उसके लिए भी सिग्नल है। अगर वो सहमत है और रास्ता देना सुरक्षित समझता है तो वो जवाब में एक लंबी, एक छोटी, फिर एक लंबी और फिर एक छोटी सीटी बजाएगा। 1 prolonged, 1 short, 1 prolonged, 1 short blast। ये अग्री सिग्नल है। अच्छा, ये हुआ हाँ का सिग्नल। जी। और अगर उसे लगता है कि ओवरटेक करना सुरक्षित नहीं है या वो अभी रास्ता नहीं दे सकता तो उसे कम से कम 5 छोटी और 30 सीटियां बजानी होंगी। 5 short and rapid blasts। ये डाउट सिग्नल है, मतलब मुझे शक है या नहीं, अभी नहीं। 5 छोटी सीटियां मतलब ना। हाँ, या रुको, खतरा हो सकता है। बिना इस आपसी संवाद और सहमति के ओवरटेक करने की कोशिश करना नियम 9D का उल्लंघन है और खतरनाक भी। ये आपसी बातचीत वाला सिस्टम तो सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम लगता है। इससे गलतफहमी नहीं होती। बिल्कुल। अब आते हैं नियम 9F पर। ये उन जगहों के बारे में है जहां चैनल में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां से आगे साफ दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड बेंड्स। हाँ, वहां तो खतरा और भी बढ़ जाता होगा, पता ही नहीं दूसरी तरफ से कौन आ रहा है। बिल्कुल। इसीलिए नियम 9F कहता है कि ऐसे किसी भी अंधे मोड़ पर पहुंचने वाले जहाज को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और मोड़ के पास पहुंचने पर एक लंबी सीटी, 1 prolonged blast बजानी चाहिए। एक लंबी सीटी? ये किस लिए? ये एक तरह की चेतावनी है, अपनी मौजूदगी का ऐलान। मैं यहाँ हूँ और मोड़ पर आ रहा हूँ। अच्छा। और अगर मोड़ के दूसरी तरफ भी कोई जहाज हो तो उसे भी इस लंबी सीटी का जवाब एक लंबी सीटी से ही देना चाहिए। इससे दोनों को पता चल जाता है कि मोड़ के दोनों तरफ जहाज हैं और उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी गति कम करनी पड़ सकती है। स्वेज नहर जैसी जगहों पर जहां तीखे मोड़ हैं, ये बहुत आम है। समझ गए। ये साउंड सिग्नल तो जैसे जहाजों की आंखें और कान दोनों बन जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अब आखिर में नियम 9 का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नियम 9G। ये एंकर डालने यानी लंगर डालने के बारे में। सकरे रास्ते में लंगर डालना, ये तो वैसे ही ठीक नहीं लगता। और नियम भी यही कहता है। सामान्य परिस्थितियों में किसी नैरो चैनल या फेयरवे के अंदर लंगर डालना सख्त मना है। इट इज प्रोहिबिटेड। क्यों? मतलब वजह क्या है? वजह साफ है। ये रास्ते जहाजों के आने जाने के लिए हैं, ये ट्रैफिक लेन्स हैं, पार्किंग लॉट नहीं। अगर कोई जहाज बीच रास्ते में लंगर डाल देगा तो वो दूसरों के लिए खतरा बन जाएगा और रास्ता ब्लॉक करेगा। बात तो सही है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मान लीजिए किसी जहाज का इंजन ही फेल हो गया बीच चैनल में, तब क्या? हाँ, ये एक वैलिड सवाल है। आपात स्थिति जैसे इंजन फेल होना या स्टीयरिंग फेल होना, ये एक अपवाद है। ऐसी हालत में सबसे पहला काम यह है कि जहाज को तुरंत VHF रेडियो पर चैनल 16 पर आसपास के सभी जहाजों और अगर संभव हो तो ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करना चाहिए। ओके, सबसे पहले कम्युनिकेट करना है। जी हाँ, ताकि सबको पता चल जाए कि एक जहाज मुश्किल में है और रास्ते में रुकावट बन सकता है। और अगर एंकर डालना ही पड़े तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाज को चैनल के किनारे की तरफ ले जाया जाए जितना संभव हो सके, और तब लंगर डाला जाए ताकि मुख्य रास्ता यानी चैनल का बीच का हिस्सा कम से कम बाधित हो। ठीक है, तो इमरजेंसी में भी कोशिश करनी है कि कम से कम रुकावट पैदा हो। बिल्कुल। सेफ्टी फर्स्ट बट ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज हिंड्रेंस टू अदर्स। तो कुल मिलाकर कैप्टन चौहान के इन नोट से नियम 9 के बारे में जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, उन्हें अगर समेटना चाहें तो वो क्या होंगी? क्या है वो की टेकअवेज? मैंने सबसे जरूरी सबक तो कुछ सीधे साधे हैं। पहला, संकरे रास्ते में अपनी गति हमेशा नियंत्रण में रखें, स्पीड कम रखें। दूसरा, हमेशा अपने दाहिने किनारे के पास रहें, वो मंत्र याद रखें। स्टारबोर्ड साइड इज सेफ साइड। स्टारबोर्ड साइड इज सेफ साइड। ठीक है। तीसरा, हर पल चौकन्ना रहें,
एक अच्छा लुकआउट रखें, क्योंकि स्थितियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं। चौथा, साउंड सिग्नल्स का सही इस्तेमाल करें और दूसरों के सिग्नल्स को समझें। और पांचवां, छोटे जहाज बड़े जहाज़ों का रास्ता बाधित न करें। ये कुछ मूल बातें हैं। और एक जरूरी चेतावनी भी है नोट्स में, जिसका जिक्र करना शायद जरूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो हमारी चर्चा है, ये सिर्फ जानकारी बढ़ाने और नियमों को समझने के लिए है। ये शैक्षिक उद्देश्य से है। सही। वास्तविक समुद्री यात्रा के दौरान, यानी रियल नेविगेशन में, हमेशा आईएमओ द्वारा निर्धारित मूल कॉलरिग्स नियमों, अपनी शिपिंग कंपनी की गाइडलाइंस और जहाज के नेविगेशन मैनुअल का ही पालन करना चाहिए। मतलब ये बातचीत किसी भी तरह से आधिकारिक गाइडेंस का विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी नियम को लेकर जरा सा भी शक हो तो हमेशा COLGS के आधिकारिक किताब, जो हर जहाज पर होती है, उसे ही देखना चाहिए। वही अंतिम सत्य है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। तो ये तो साफ है कि नियम 9 संकरे जलमार्गों में जहाजों को सुरक्षित रखने और टक्करों से बचाने के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, ये नियमों का एक ऐसा ढांचा है जो इन मुश्किल जगहों पर समुद्री यात्रा को मुनज़्ज़म यानी व्यवस्थित और सुरक्षित बनाता है। ये सिर्फ टकराव ही नहीं रोकते, जैसा आपने पहले कहा, बल्कि ये जहाज चलाने वालों के बीच एक आपसी समझ और एक अपेक्षित व्यवहार, एक्सपेक्टेड बिहेवियर का माहौल भी बनाते हैं। सही कहा, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि कैसे ये नियम खासकर ऐसी तंग और चुनौतीपूर्ण जगहों में, जहाँ मैन्यूवर करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, एक तरह का अनुमानित माहौल बना देते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। हर जहाज चलाने वाले को पता होता है कि दूसरे से क्या उम्मीद करनी है, वो कैसे बर्ताव करेगा। इससे भ्रम कम होता है, गलतफहमियां कम होती हैं और अंततः सुरक्षा बढ़ती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल या तनावपूर्ण क्यों न लग रहे हों। ये नियमों की असली ताकत है शायद। बिल्कुल, ये आपसी समझ और भरोसा ही है जो इन जटिल माहौल में सुरक्षित संचालन को संभव बनाता है।